एक तरफ गांधी परिवार के परिवारवाद पर सवाल उठाया जाता है, दूसरी तरफ कर्नाटक में देवेगौड़ा परिवार की पार्टी के साथ गठबंधन खिलाया जाता है। एक तरफ पवार परिवार को कटघरे में खड़ा किया है, दूसरी तरफ उन्हीं पवार के भतीजे की पार्टी के साथ सीट शेयर की जाती है। एक तरफ ठाकरे परिवार को परिवारवादी कहा जाता है, दूसरी तरफ उसी परिवार से निकले राज ठाकरे को साथ लाने की तैयारी होती है। एक तरफ सोरेन परिवार को पिता पुत्र की पार्टी कहा जाता है, दूसरी तरफ सोरेन परिवार की बहू को बीजेपी में शामिल कराया जाता है। अब्दुल्ला परिवार अगर परिवारवाद का प्रतीक है तो क्या चौधरी परिवार की आरएलडी नहीं है? अगर लालू परिवार सिर्फ परिवार से चलती पार्टी है तो पासवान परिवार की पार्टी क्या है? यादव परिवार अगर यूपी का परिवारवादी है तो राजभर और निषाद परिवार की पार्टी नहीं है। मुफ्ती परिवार विपक्ष के साथ परिवारवादी तो क्या मांझी परिवार सत्ता के साथ होकर परिवारवादी नहीं है? The problem is not कि they are winning और they are winning big और उनकी 10 साल से सरकार है कि कितने राज्यों में सरकार है। इससे बड़ी बड़ी सरकारें इस देश ने देखी है। प्रॉब्लम यह है कि मतलब बीजेपी वांट्स मोर देन योर वोट। वो एक आइडियोलॉजिकल इम्प्रिंट छोड़ना चाहते हैं, वो आप पर एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहते हैं। भाई आपको मेरा वोट चाहिए या नहीं चाहिए वो कहानी हो गई। अब उसके बाद है कि आपने मुझे वोट दे दिया, अच्छा पूजा भी आप इनकी करो, कपड़े ऐसे पहनो, खाना ये खाओ, इनके साथ उठो, इनके साथ मत बैठो, इनके साथ दोस्ती करो, इनके साथ दोस्ती। So when any dispensation tries to go beyond what is legitimately their job, तो सरकार का जो जॉब है या पॉलिटिकल पार्टी का जो जॉब है उसके आगे जाकर आप अगर इन्फ्रिंज कर रहे हो तो दैट इज अ थिंग व्हिच one should be careful. Very well said. That's very, it's a quotable quote. Thank you. I don't mean a lot of. हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे तो चैनल प्रिटेंड तो कर ही रहे होंगे। अब हम लोग देखने वाले गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस और हर वीडियो का देने वाला मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। देखते हैं पहली वीडियो। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना की जरूरत मैं देखता हूँ और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का और बहुत सक्सेसफुल चल रहा। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। बिल्कुल सही बात है भाई, ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। मत कहना है बाहर जाओ और बताओ कि देश के अंदर सब चंगा सी, देश के अंदर सब अच्छा हो रहा है। जिस किसान की बात कर रहे हो उस किसान के साथ पिछले पिछले 2-3 साल में क्या हुआ है, कितने किसानों की जान गई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो लोग उस किसान के सपोर्ट में आए तो गोदी मीडिया उसको जो है ना देशद्रोही खालिस्तानी तक बताने से पहले चूकी नहीं। सोच के देखो। और हमारे पीएम बता रहे हैं कि जो है ना किसानों को लेके बहुत सीरियस है, कोई सीरियस नहीं है। अभी मैं एक स्पीच सुन रहा था, मतलब कल की बात बता रहा हूँ। कल मैं स्पीच सुन रहा, मैं ऑफिस में बैठा था, एक बंदा बजाया था, मैं सुन रहा था। मोदी जी से बोल रहे थे कि जब कांग्रेस का राज था ना तो हनुमान चालीसा सुनना भी बहुत मुश्किल था। हम बोले ले लिया सर है कि मतलब वो झूठा बयान कैसे देना ना हो, वो हमारे पीएम से सीखे, इनसे कोई सीखे। चलो अगला देखते हैं क्या है। आप बताओ, 10 बैंकों का एक बैंक हो गया, रोजगार खत्म। ठीक है, सरकार बड़े बड़े शोरूम छोटे दुकानदारों को निगल के जा रहे हैं। आज छोटा दुकानदार इतना परेशान है, आप उनका इंटरव्यू लें तो आप खुद महसूस हो जाएंगे कि क्या चीज़। मुद्दाएं भी हैं। मैम आपका क्या मुद्दा है इस बार? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा। इतना पढ़ लिख कर भी अगर बेरोजगारी बैठना है तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। उसके अलावा महंगाई आप देख ही रहे हो कितनी है, सिलेंडर के रेट, हाउस होल्ड कैसे चलेगा, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का घर कैसे चलेगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। तो मैम आप बताना। इशू यही है कि हमारी प्रॉब्लम यही है कि अभी महंगाई इतनी हो गई है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से शुरू करें, कहाँ को ख़त्म करें, है ना। और हाउस वाइफ हैं तो आपको पता ही है मिनिमम कैसे हम लोग सेटलमेंट करना पड़ता है सब कुछ, और हम ही लोग ही कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट टाइम तो यह है कि प्रोग्रेस होए तो ज़्यादा बेस्ट है हम लोग के, हमारी बेटियाँ बच्चों को जॉब मिले, ज़्यादा बेस्ट है हम लोग के लिए। तो ये तमाम लोग देखिए कतारों में खड़े हैं और अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, महंगाई मुद्दा, और इन्हीं मुद्दों। ये तो ठीक है, लेकिन इन लोग को राम मंदिर भी तो मिला ना। तब जब राम मंदिर मिल गया तो महंगाई मुद्दा कैसे रहा? क्योंकि मंदिर, अगर आप महंगाई की बात करते हो तो आपको मंदिर का लॉलीपॉप दिया जाता है, तो अब तो मिल गया ना, आप क्यों महंगाई की बात कर रहे हो? भाई सच्चाई यही है
एक ग्राउंड लेवल पे लोगों को सिलेंडर के प्राइस से दिक्कत है, पेट्रोल के प्राइस से दिक्कत है, हर चीज़ से दिक्कत है। लेकिन उनके माइंड में जो एक चीज़ है ना कि कांग्रेस मुसलमान की पार्टी है, बीजेपी हिंदू की पार्टी है, अगर वो मुसलमान की पार्टी आ जाएगी, इस तरीके से दिमाग में भरा जा रहा है। वो आईटी सेल के थ्रू, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू इतना ज़्यादा माइंड वॉश किया जा रहा है ना, इतना ज़्यादा माइंड वॉश किया जा रहा है, इतना ज़्यादा माइंड वॉश किया गया है कि वो जो है ना चाह के भी जो है ना वो कांग्रेस या फिर किसी और पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। उनके मन में डर बैठ गया है कि मतलब अगर हमको जिंदा रहना है, हमको बच के रहना है, हमको सर्वाइव करना है, भले ही महंगा चलेगा लेकिन उसके लिए हमको बीजेपी को ही वोट देना पड़ेगा। ये है मतलब क्या ही कह सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। पतंजलि का केस क्या है? पतंजलि की इतनी लक क्यों रही है? ऐसा होता है कि दिस डिबेट इज नॉट अराउंड आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, मॉडर्न साइंस है ही नहीं। लॉ अपना है FSSAI। वो ये बोलता है कि आप कुछ बीमारियों के बारे में एड्स बना ही नहीं सकते हो। एड्स का हो गया, BP का हो गया, आप ये बोल ही नहीं सकते कि आप क्योर कर सकते हो या फिर प्रिवेंट कर सकते हो। तो वन ऑफ दीज एड्स में ना उसने किया था डायबिटीज, हाईली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उन्होंने बोला था कि हम जो इंसुलिन पे थे कि हम तुमको क्योर कर सकते हैं। एंड द लॉ बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है कि तुम ऐसा कोई एड बना ही नहीं सकते हो, ना प्रिवेंशन का ना क्योर का। एंड दे वर अर्जिंग पीपल टू स्टॉप यूजिंग मॉडर्न मेडिसिन। तो वो लोग जो जा रहे थे डॉक्टर्स के पास वो जाना बंद कर दिया। अब तो वो लोग जो इंसुलिन यूज, तो व्हेन इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड नोबेल प्राइज मिला था। तो समवन हु कैन क्योर इट उसको भी मिलना चाहिए। तो दे मेड अ प्रॉपर एड, सब कुछ हुआ। तो दे वर प्रमोटिंग आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, ये सारी चीजें, पर मॉडर्न मेडिसिन को नीचा दिखा रहे थे। बहुत बार ये सारी चीजें हुई थी, उनको नोटिस गए थे कि यू शुड नॉट बी डूइंग दिस। फिर अपने कोरोना के टाइम पे ये हुआ था कि कोरोनिल करके उन्होंने टैबलेट डाली थी एंड दे सेड WHO सर्टिफिकेशन। WHO इज नॉट अ मेडिकल बॉडी, उसका सर्टिफिकेशन कोई वैल्यू नहीं है। चलो लगा दे तो सच तो होना चाहिए। देयर वाज नो सर्टिफिकेशन, ओनली नथिंग, ब्लेटेंट लाई, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और लोग ले रहे थे, मतलब उसमें WHO का उन्होंने ऐसी स्टैंप लगा दिया बिना WHO की परमिशन। देयर वाज नथिंग। और मेरे को बता, इतने सारे लोग थे जो क्या बोलते हैं, इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवा रहे थे, ये सोच के कि हम आयुर्वेद से ट्रीट हो जाएंगे। एंड देयर वाज नथिंग इन इट। अब मेरा एक सवाल है कि इसको प्रमोट कौन कर रहा था? क्या ये जो सारी चीजें आपको देखने को मिली थी, कहाँ देखने को मिल रही थी? बड़े बड़े न्यूज चैनल पे प्रचार कहाँ आ रहा था, एडवर्टाइज कहाँ आ रहा था? बाबा रामदेव को ये सब चीज का प्रमोट करने का जगह कहाँ मिल रहा था? न्यूज चैनल पे। तो साला सबसे दोगला कौन हुआ? न्यूज चैनल ही हुआ ना। या बाबा से कोई सवाल किया कि भाई जो WHO वाला है, या फिर आप जो दावा कर रहे हो, आप जो डॉक्टर की इंसल्ट कर रहे हो, डॉक्टर को बोल रहे हो साला डॉक्टर कोरोना ने बहुत सारे लोगों को मार दिया, ये हमारी दवाई बचा सकती है। उस समय साला एक भी पत्रकार अगर उससे सवाल कर लेता ना बाबा रामदेव से, करेगा कैसे यार? बाबा रामदेव इतना फंड देता है बीजेपी को, बीजेपी मतलब समझो बीजेपी का ही आदमी बाबा रामदेव, तो कैसे सवाल कर सकता है? बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके, आप कमेंट बताओ। मुझे उतना गुस्सा आता था ना उस समय, भाई टीवी पे आके डॉक्टर लोग की इंसल्ट करता था वो बंदा। वो बोला था कि जो है ना, अरे ये जो है ना कोरोनिल जो है ना ठीक कर देगा, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, डॉक्टर के पास जाओगे मर जाओगे, ऐसा ऐसा बयान देता था वो बंदा। इतना हिपोक्रेट आदमी ने, मैंने इतना हिपोक्रेट आदमी किसी को नहीं देखा है। हिंदुत्व के नाम पे बिजनेस करने वाले लोगों की कमी नहीं थी। हिंदुत्व का जो है ना धंधा बना के रख दिया, एकदम धंधा। मतलब हिंदुत्व बोल दो, घू को भी जो है ना खा लेगा कोई भी, ऐसा ऐसा माहौल हो गया है इस देश के अंदर। बाकी आपके क्या ओपिनियन इस चीज को लेके कमेंट में बताइए। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूँ। कलम रखो जेब में, ये कलम रखो, लिखो, याद रखो इन चीजों को। जेब में कलम रखो, ये कलम तुमको जिंदा रखेगा। तलवार जिंदा नहीं रखेगी, कलम जिंदा रखेगा। और ऐसे लोगों को बिल्कुल अरेस्ट नहीं किया जाता। इन लोग को उल्टा जो है ना बीजेपी टिकट देती है, जाओ बेटा चुनाव लड़ो बेटा, तुम्हारे पे जो है ना अक्यूज है, कोई बात नहीं, तुम आतंकवादी अक्यूज हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बीजेपी में हो ना, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी और पार्टी में होते तो तुमको अब तो उठा के ED CBI के थ्रू जेल में डलवा दिए थे, लेकिन तुम कहाँ हो? तुम बीजेपी में हो। बीजेपी हो मतलब सेफ हो। लेकिन मैं भी इतना ही बोलूंगा कि भैया जितनी कलम की ताकत है उतनी किसी चीज की ताकत नहीं। इससे नफरती चिंटुओं से दूर रहे। चलो अगली देखते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं बीजेपी IT सेल में काम करता हूँ। बीजेपी IT सेल मेनली इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने का काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं पिछले 1.5 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। बेसिकली हमें कोई हायर ऐसी एजेंसी नहीं होती है हायर करने वाली। हमको जो कैंडिडेट्स होते हैं जब चुनाव आते हैं तब वही हायर करते हैं, एज अ फ्रीलांसर ही हम काम करते हैं और 40-50 हज़ार हमारी सैलरी होती है। व्हाट्सएप वीडियो के मेन टॉपिक्स आप देख लीजिए, मोदी से रिलेटेड कोई घोषणाएं उनकी, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये सब हमारे मेन एजेंडाज हैं। उसके बाद टॉपिक्स के बाद जब हम हमारी टीम में एडिटर, स्क्रीन राइटर,
आर्टिस्ट हम बाहर से मंगाते हैं, उसके बाद एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और फिर हम परफॉर्म करते हैं। Fake news is an industry in India. A 15-year-long investigation by Disinfolab unearthed 750 fake media outlets operating from India and spanning across 119 countries with 550 domain names spreading fake news. ये हमारी बिल्कुल एक टीम होती है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करती है, और हमारा मेन काम होता है उस टीम का शायद डिफेम का, और कहीं ना कहीं जो वो चीज़ें अपलोड करते हैं उन्हीं के कमेंट सेक्शन में हम जाके उनको डिफेम करते हैं। In 2019, the BJP planned to hire 200,000 cyber warriors like Anil in the state of Uttar Pradesh alone. It's the new political reality of disinformation in India. बताऊं तो मैंने भी ऐसा काम किया, मैंने भी लोगों के लिए काम किया है पीआर का, तो मुझे पता है किस तरीके से किया जाता है। एकदम फेक न्यूज़ बनाना, एकदम फेक न्यूज़ जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है। आपको 4 लोग इकट्ठे करने हैं, उनसे बुलवाना है कि बीजेपी सब सही कर रहा है, अच्छा कर रहा है, इस तरह। बट कोई नहीं, है तो है ही है। किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बीजेपी मतलब कहते हैं गलत चीज़ को भी जस्टिफाई कर रही है। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़ जाएँ, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।